गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, ऑल क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो हमारा जो कैप्सूल का सेल है वो जेलेटिन से बना हुआ होता है, और जो जेलेटिन है वो कोलाजन से बनेगा, और जो कोलाजन है वो आइदर पॉर्क स्किन, काफ स्किन या नहीं तो बोन से ऑब्टेन होता है। और आप में से बहुत सारे वैसे बच्चे भी थे और वैसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको ये परेशानी हो रही थी कि सर काफ का स्किन, पॉर्क का स्किन बोन से बनाया जाता है, नॉन वेजिटेरियन टाइप का ऐसा आप लोगों को जो फीलिंग आ रहा था। तो आज अब आपके सामने बेटा अल्टरनेटिव ऑफ द सच काइंड ऑफ द जेलेटिन कैप्सूल, इट मींस की जो ऐसे जेलेटिन कैप्सूल जो कि हमें एनिमल से मिलता है, इसकी जगह पे हम लोग कुछ ऐसे पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे भी कैप्सूल की सेल बनाई जा सकती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारा एचपीएमसी के कैप्सूल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज के कैप्सूल, जिनको वेजिटेरियन कैप्सूल भी बोला जाता है, और ये प्लांट बेस्ड मटेरियल्स होते हैं। एचपीएमसी आपका क्या बेटा? प्लांट बेस्ड मटेरियल है, इनको वेजिटेरियन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा स्टार्च के कैप्सूल्स होते हैं, पोटैटो स्टार्च से भी बनाया जा सकता है, और क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रन होते हैं, इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसे कैप्सूल्स को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो एचपीएनसी हो गया, स्टार्च हो गया और क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रन हो गए, इनके जरिए पे क्या होता है, हम लोग वेजिटेरियन कैप्सूल्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी जो परेशानी थी वो थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिख भी रही होगी। अगले पार्ट पे आते हैं। फिर अभी तक तो हम लोगों ने स्टडी किया था सिर्फ और सिर्फ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अलावा अब जो दूसरी चीज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। आगे जाने के बाद हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के डिफरेंसेस के बारे में भी पता करेंगे कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का क्या लिख रहे हो, ठीक है, कि हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल्स है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, उन सब चीजों पे भी आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कीवर्ड आएगा वो कीवर्ड है कि ये हर्मेटिकली सील्ड होता है, पूरी तरह से सील्ड होगा, इसमें कहीं पे बॉडी और कैप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये पूरी तरह से सील्ड होते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को शायद ये बताया भी था कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में खास करके लिक्विड और सेमी सॉलिड को फिल किया जाता है, सेमी सॉलिड को फिल किया जाता है। हालांकि सॉलिड को भी फिल करते हैं, लेकिन सॉलिड को खास करके हम लोग हार्ड जेलेटिन से करते हैं। हार्ड जेलेटिन क्योंकि ओपन सिस्टम है, सॉलिड मटेरियल इजीली इसमें इनफिल्ड हो जाएगा, तो हमारे लिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में फिल करने का कोई खास मकसद होता नहीं है कि सॉलिड को हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन में फिल करें। हालांकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अगर हमें बोलने के लिए मिले तो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड तीनों मटेरियल को हम कैप्सूल के सेल के अंदर में फिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लिक्विड मटेरियल को फिल करना है और कौन कौन से लिक्विड मटेरियल को फिल नहीं करना है। एक बार मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं, ऐसे कौन कौन से लिक्विड्स हैं जिनको हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते, और अगर हमने फिल किया तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जवाब दे सकते हो। वाटर सॉल्युबल को फिल नहीं करना, केबीआर को फिल नहीं करना, आयोडीन को फिल नहीं करना, डेलिक्वेसेंट मटेरियल को फिल नहीं करना, इफ्लोरेसेंट मटेरियल को फिल नहीं करना, और हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्मुलेशन जो होते हैं उनको भी हम लोग कैप्सूल के अंदर में फिल नहीं करते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक मटेरियल को भी हम लोग कैप्सूल के अंदर में फिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज पता है। मॉइस्चर का कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 6 से 10% का मॉइस्चर यहाँ पे क्यों आएगा। बेटा इसके लिए भी मैंने आपको रीजन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि बेटा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिसाइजर का अमाउंट 0.8/1 है। 0.8 प्लास्टिसाइजर का कंटेंट और 1 जो होगा जेलेटिन का कंटेंट, मतलब सॉफ्टनेस ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो रखी है। सॉफ्टनेस बहुत अच्छी ज्यादा हो रखी है तो बेटा ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं होगी। 6 से 10% तक मॉइस्चर इस जगह पे होने जा रहा है ना। एडिशन हम कर सकते हैं, 6 से 10% का मॉइस्चर ऑलरेडी पहले से ये सॉफ्ट है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस मॉइस्चर को किस चीज से डिटरमाइन किया जाता है। टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड और एजियोट्रॉपिक मेथड है जिनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, उनके मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और इनको रूम टेम्परेचर 35 डिग्री टेम्परेचर से इनकैप्सुलेशन जो है इससे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखो जो आपके सामने मैं ये फ्लो चार्ट में आपको ये दिखाने जा रहा हूं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में किन किन चीजों की जरूरत है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है जेलेटिन। जेलेटिन का एक प्रॉपर ब्लूम स्ट्रेंथ होना चाहिए। ब्लूम स्ट्रेंथ अभी जस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ब्लूम स्ट्रेंथ होती क्या है। ब्लूम स्ट्रेंथ मतलब होती है किसी चीज की मजबूती, मतलब जेलेटिन की मजबूती कितनी होगी
उसकी कठोरता कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे 150 टू 250 जो ग्राम है, ये हमारा क्या होने जा रहा है, इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। विस्कोसिटी 25 टू 45 मिलीपाइज होगा और आयरन कंटेंट नॉट मोर देन 15 ppm है। अब आपका पहला ही क्वेश्चन होगा कि सर ब्लूम स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी समझ में आ गया कि विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये कैप्सूल के सेल में आयरन आता कहां से है ना? आप ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि सर ये इस कैप्सूल में आयरन आता कहां पे है। तो बेटा इसका क्या जवाब है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस समय में हम जेलेटिन की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उस समय में हमें इसके साथ में कई बार वाटर के साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और ये आयरन उसी जगह की देन होती है कि इस कैप्सूल के अंदर में आयरन के कंटेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ कॉमन है हमारा 150 टू 250। अभी आगे जाके और भी ये सेग्रीगेट होगा। विस्कोसिटी 25 टू 45 मिलीपाइज होना चाहिए, आयरन कंटेंट 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। तीनों के तीनों क्वेश्चन है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा प्लास्टिसाइजर। आखिरकार इस प्लास्टिसाइजर का काम क्या होगा? प्लास्टिसाइजर का काम होगा इस कैप्सूल में इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना और इसको और भी ज्यादा सॉफ्टनिंग बनाने का काम करेगा। ग्लिसरीन हो गए, सॉर्बिटॉल हो गया, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसाइजर्स। तो एक हो गया जेलेटिन, जेलेटिन का सेल, ब्लूम स्ट्रेंथ 150 टू 250, विस्कोसिटी 25 टू 45 मिलीपॉइज, आयरन का कंटेंट 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर का काम होगा इसके कंटेंट को और भी ज्यादा सॉफ्ट बनाने का, इलास्टिक बनाने का। तो सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन एंड पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल आर द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसाइजर्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा ओपेसिफायर्स के बारे में। ओपेसिफायर्स का क्या काम होता है? मैंने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में भी आपको बताया था कि ओपेसिफायर्स जो होते हैं कैप्सूल को ओपेक बनाने का काम करते हैं, और ओपेक होने की वजह से लाइट अगर कोई उस जगह पे आ रही है तो कैप्सूल के सेल के बाहर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से कैप्सूल के अंदर का जो कंटेंट होगा, जो ड्रग होगा, वो पूरी तरह से सेफ होगा। तो ओपेसिफायर्स का काम क्या होता है? कैप्सूल के सेल को ओपेक बनाना और लाइट से प्रोटेक्शन करना। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ द ओपेसिफायर्स। क्लियर है? तो तीन चीज हो गई, एक हो गया जेलेटिन, एक हो गया प्लास्टिसाइजर्स, एक हो गया ओपेसिफायर्स। क्लियर है तीनों? चलो क्लियर बेटा ना? ओके, अब हम लोग बात करते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड की, कि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन का क्या यूज होता है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है। बेटा फॉर्मल्डिहाइड अगर हम लोग बात करें तो ये जेलेटिन के सेल के डिसोल्यूशन को रिटार्ड करने का काम करता है। मान लो ऐसे जेलेटिन के सेल जिनको हमें थोड़े देर टाइम के बाद में डिसइंटीग्रेट करना हो, इंस्टेंटली नहीं करना हो, ऐसे कंडीशन में हम उसके साथ में फॉर्मल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं। दैट वन इज द फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड रिटार्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द जेलेटिन सेल। ये जेलेटिन के सेल को, ये डिसोल्यूशन को रिटार्ड करने का काम करता है, और ऑब्वियसली डिसोल्यूशन अगर रिटार्ड हो जाएगा तो इसका टाइम जो है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने टैबलेट में क्या स्टडी किया था, इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोट अगर हमने किया तो देखोगे कि वो एसिडिक पीएच पे ना जाके अल्कलाइन पीएच पे जाके वो डिसइंटीग्रेट होता था। सेम चीज है नहीं, लेकिन टाइम तो इंक्रीज हो गया था ना। नॉर्मल टाइम जो 30 मिनट्स लगता था, 1 घंटा लगता था, उसको पूरा होने में 3 घंटा लगा, कि टाइम जो है ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। तो फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये क्या करता है? जेलेटिन के सेल के डिसोल्यूशन को रिटार्ड कर देगा और उसके टाइम को क्या करता है? और भी ज्यादा इंक्रीज करने का काम करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मलिन। ठीक है, और 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन बोला जाता है ना। और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग स्पेसिमेन, आपने अगर फॉर्मलिन का नाम अगर आपने सुना होगा तो स्पेसिमेन जो होते हैं आपके लैब्स में, बायोलॉजी के लैब में आपने स्पेसिमेन जो देखा होगा, कंटेनर्स में ग्लास वाले और फ्रॉग या समथिंग कॉकरोच, और उसमें रखा जाता है प्रिजर्व करके, वो यही फॉर्मलिन है। तो बेटा हो सकता है कि कैप्सूल में जो इसकी ग्रेड्स होगी, इसका परसेंटेज होगा, कुछ अलग तरीके का होगा। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड को हम बोलते हैं फॉर्मलिन, जो कि खास करके इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिमेन के लिए। क्लियर बेटा? चलो फ्यूमिगेशन प्रोसेस के लिए भी करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं फिर से हम लोग फॉर्मलिन से ही रिलेटेड फ्यूमरिक एसिड। 4 के बाद मैं तुम्हें 6 बता देता हूं। फ्यूमरिक एसिड का काम होता है इंक्रीजेस द एसिड सॉल्युबिलिटी एंड रिड्यूसेस द एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ द जेलेटिन। ठीक है, एल्डिहाइड टैनिंग। बेटा एल्डिहाइड टैनिंग हम लोग बोलते हैं बेटा, जो फॉर्मलिन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मलिन इस्तेमाल होने से जो हमारा डिसोल्यूशन रिटार्ड हो रहा है, इसी के लिए एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज द एल्डिहाइड टैनिंग। इसी टर्म को हम एल्डिहाइड टैनिंग के नाम से जानते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ने क्या किया? डिसोल्यूशन को रिटार्ड कर दिया, डिसोल्यूशन को स्लो कर दिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एल्डिहाइड टैनिंग। इस एल्डिहाइड टैनिंग को फ्यूमरिक एसिड क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है और एसिड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। मान लो हम क्या करेंगे, कोई भी कैप्सूल को खाते हैं, है ना, तो स्टोमक में जाएगा,
स्टोमक में एसिड है, एसिड के प्रेजेंस में अगर हमने कैप्सूल में फ्यूमरिक एसिड को ऐड किया हुआ है तो ये फ्यूमरिक एसिड इस एसिड सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। फ्यूमरिक एसिड एसिड सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। आप भी जानते हो बेटा कि जेलेटिन का सेल वाटर सॉल्युबल है, और जब ये हमारे स्टोमक में जाएगा एसिड की सॉल्युबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज करा देगा, तो उसका डिसरप्शन टाइम क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और साथ ही साथ जो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत ज्यादा लगने वाला था किसी वजह से, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूमरिक एसिड को हम ऐड करके उसकी एल्डिहाइड टैनिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ड्यूरेशन जो है कम हो गया। फॉर्मल्डिहाइड की वजह से टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, फ्यूमरिक एसिड की वजह से टाइम ड्यूरेशन कम होगा। ये डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूट होने में टाइम लगाएगा, डिसोल्यूट होने में ज्यादा टाइम लगाएगा। फ्यूमरिक एसिड आपका क्या करेगा, डिसोल्यूट होने में कम समय लगाएगा, इजीली तरीके से डिसोल्यूट होने में हेल्प करता है। दैट इज द फ्यूमरिक एसिड। नेक्स्ट आते बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रिजर्वेटिव की तरह आपको काम कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड इस जेलेटिन के सेल के डिकम्पोजिशन होने से बचाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जेलेटिन को डिकम्पोज होने से बचाएगा। इसके अलावा जो इसेंशियल ऑयल है, आप इसको इजीली तरीके से समझ सकते हो, च्यूबेबल कैप्सूल्स होते हैं, उसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, और जो कोटिंग मटेरियल होता है, बहुत बार अगर हमें इंटेरी कोटिंग करनी हो या अलग तरह का टाइम और ज्यादा हमें अगर उसको ड्यूरेशन को इंक्रीज करना हो, तो हम इसके ऊपर में इंटेरी कोटिंग भी कर सकते हैं। जैसे सिलैक है, सेलॉल है, सेलुलोज एसीटेट, थायलेट है, इसके जरिए हम लोग कैप्सूल को हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं, जो कि एसिड के प्रोटेक्शन से बचा के फिर जाके इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा, उसका डिसोल्यूशन होगा। दीज आर द टोटल 9 पॉइंट्स जो कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तफा आ रहा बेटा, आपका मैसेज आ रहा है। दोनों के अमाउंट को बैलेंस करते हैं। कई जगह पे फॉर्मल्डिहाइड डला रहेगा तो फ्यूमरिक एसिड नहीं होगा, कहीं पे हमें अगर इंस्टेंट चाहिए रहेगा तो फ्यूमरिक एसिड को ऐड करते हैं, कई जगह दोनों को भी ऐड किया जाता है, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो पहला है हमारा जेलेटिन, ठीक है, इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ, इसकी विस्कोसिटी, इसका आयरन कंटेंट। इस बार ही जीपैट 2025 एग्जामिनेशन में आपको आयरन कंटेंट पूछा गया हुआ है। एम्स फार्मासिस्ट और भी बहुत जगह आता रहता है क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन आता है। जेलेटिन हो गया, प्लास्टिसाइजर्स हो गए, ओपिसिफायर्स हो गए, फॉर्मल्डिहाइड डिसोल्यूशन को रिटार्ड करने का काम करता है। 5वें नंबर पे इसेंशियल ऑयल्स हो गए, जो उसकी टेस्ट और ऑर्डर को और इंप्रूव करने का काम करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए प्रिजर्वेटिव, जो कि कैप्सूल के डिग्रेडेशन को बचाने का काम करेगा, डिकम्पोजिशन होने को बचाएगा। फ्यूमरिक एसिड क्या करता है, कैप्सूल को जैसे खाएंगे स्टोमक में जाएगा, ये फ्यूमरिक एसिड उसकी एसिड सॉल्युबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करता है। एसिड सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो बहुत ही जल्दी डिसोल्यूट हो सकता है, और एल्डिहाइड टैनिंग को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करेगा। कोटिंग मटेरियल, शुगर, इन सभी को आपको ध्यान देना है। और इस जगह से एग्जांपल्स से क्वेश्चन पूछा, फॉर्मल्डिहाइड पूछा जाता है, फ्यूमरिक एसिड पूछा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 0.15% हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्रिपरेशन के लिए। बेटा मैंने बताया था टाइटेनियम डाइऑक्साइड सन स्क्रीन प्रिपरेशन में भी लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्किन हमारा बच जाता है। मैंने सेम चीज बताया था कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड में फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो आरओज में जो हम लोग आरओ मतलब वाटर प्यूरिफायर में जो हमारे कंटेनर्स आएंगे, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का लेप लगा हुआ रहेगा, यूवी लाइट भी रहती है, तरह तरह की चीजें रहती है। अगर हमने उससे कोई भी ड्रग पास होगा, लाइट को वाटर प्यूरिफायर से क्या मतलब है, उस जगह कोई भी ड्रग अगर उस जगह से पास होता है तो वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, उस ड्रग को डिग्रेड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि मैंने बताया था फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी होना, ड्रग के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। क्योंकि आज जो प्यूरिफायर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि मान लो कि बहुत सारी एक्सपायरी दवा है और हॉस्पिटल्स के बाहर में क्या किया, उसको जमीन में ले जाके उसको गाड़ दिया, है ना। एक्चुअल में प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन डिस्पोजल ना होकर हमने क्या किया, उस मेडिसिन को ले जाके सॉइल में डैम्प कर दिया, बारिश हुई, पूरा वो दवा जो है वो धीरे 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 रिश्ता हुआ ग्राउंड लेवल पे चला गया, फिल्टर होता हुआ, ठीक है। ग्राउंड लेवल में दवा आ गई, आपके प्यूरिफायर में भी आपके पानी के साथ में दवा का कंटेंट आने लगेगा, कैसे करोगे। इसीलिए आज के डेट पे ये रिसर्च का मुद्दा बन गया है कि हम लोग ऐसे वाटर प्यूरिफायर्स को बनाएं जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का भी यूज किया जा सके, जो कि इस तरह के ड्रग और जो केमिकल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन करके हमें प्यूरिफाइड वाटर हमारे तक में पहुंचा सके। आया समझ? क्लियर है? चलो आते हैं एमसीक्यू बनाते हैं। Which one of the following is a correct statement regarding the soft gelatin capsule? Which of the following is the example of soft gelatin capsule? बनाइए जल्दी से फटाफट से।
क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट जेलेटिन सेल में कंटेन्स मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन एज ए प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर द यूज एज ए सपोजिटरीज, नॉट सुटेबल फॉर द ऑप्थेल्मिक ointments, the manufacturing and filling of the medicaments can done in the separate operation. So आपका इजीली है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन को कंटेन करता है, ठीक है। सेल्स ऑफ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर मेड इलास्टिक बाय द एडिंग पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, पॉविडोन और बुना एन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अगर ऐसे ऑप्शंस अगर आपको कभी आ गए तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है? आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबल सॉर्बिटॉल होना चाहिए, क्योंकि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉर्बिटॉल का सबसे ज्यादा करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सॉर्बिटॉल इस जगह क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो कि हम लोग कैप्सूल के सेल को इलास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विटामिन ई इज द फॉर्मुलेटेड एंड सप्लाइड एज टैबलेट, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या सही जवाब होगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ द जेलेटिन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल? ग्लिसरीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा मटेरियल है, कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि जेलेटिन के डिकम्पोजिशन को रोकता है? क्या वो ग्लिसरीन है, क्या वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है? आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज इसका क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चलो वेरी गुड, परसेंटेज 0.15%, 0.15%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनकैप्सुलेटेड इनटू द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल? इनमें से कौन सा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते? इनमें से कौन सा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में इनकैप्सुलेट नहीं किया जा सकता? सस्पेंशन ऑफ द ड्रग इन पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल 4000 एंड 6000, पेस्ट, इमल्सन या वेजिटेबल ऑयल? Which of the following cannot be encapsulated into the soft gelatin capsule? इनमें से कौन सा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल? कुछ लोगों का बोलना है पेस्ट, कुछ लोगों का बोलना है सस्पेंशन, लेकिन बेटा आंसर तो वही होगा ना जो होना चाहिए। आंसर होगा बेटा क्या हमारा? आंसर होगा हमारा इमल्सन, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा हमारा? इमल्सन। इमल्सन इसलिए होगा बिकॉज बेटा इमल्सन में ऑयल के अलावा वाटर भी है, ऑयल के अलावा वाटर भी है, और हम कैप्सूल में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में वाटर को फिल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। वाटर को फिल करेंगे बेटा तो क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए वाटर को फिल नहीं करना है, क्योंकि ये वाटर सोलेबल होता है जेलेटिन, है ना। जेलेटिन इज द हाईली वाटर सोलेबल, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन। इमल्सन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है ब्लूम या जेल स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या बात करने वाले बेटा? ब्लूम या जेल स्ट्रेंथ। आखिरकार ये ब्लूम या जेल स्ट्रेंथ होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ खास करके हमारे कैप्सूल की रिजिडिटी को बताता है। सबसे पहला पॉइंट कि ब्लूम स्ट्रेंथ से हम अगर बात कर रहे हैं ब्लूम स्ट्रेंथ की, तो ये ब्लूम स्ट्रेंथ हमारे कैप्सूल की कठोरता को दिखाता है, उसकी रिजिडिटी को दिखाता है, और साथ ही साथ जो जेलेटिन मॉलिक्यूल्स हैं उन जेलेटिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग और उसके कोहेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। मान लो कि ये जेलेटिन का मॉलिक्यूल की एक पूरी सीट है, इसके बीच के स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं कि इसमें जितना ज्यादा लाइंस होता चला जाएगा, इसकी कठोरता उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। एक ही साइज के दो पॉलिथीन है, एक ही साइज के दो पॉलिथीन है, मार्केट में जाते हो आप, एक पॉलिथीन में 1 किलो सामान रखोगे तो फट जाएगा, उसी साइज के दूसरे पॉलिथीन में 3 किलो सामान भी रख दो, है ना, तो आपका वो पॉलिथीन जो है नहीं फटेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले वाला जो मटेरियल था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि ब्लूम स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं थी, उसमें हमने जो कंटेंट डाला हुआ था वो कम था, और कम कंटेंट को हमने पूरा फैला दिया था। दूसरे में कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली है कि उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, और ब्लूम स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो उसकी कोहेसिवनेस बहुत अच्छी होगी, उनकी क्रॉस लिंकिंग बहुत अच्छी होगी, और इसी के बेस पे हम लोग उसको बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ एकदम से आसान से भाषा में समझिए कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, ब्लूम स्ट्रेंथ ज्यादा तब होगा जब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ब्लूम स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, क्वालिटी मतलब उतनी अच्छी, कॉस्ट मतलब उतना ही अच्छा। आया समझ में? आया समझ में?
मेजरमेंट ऑफ द रिजिडिटी, ब्लूम स्ट्रेंथ से हम कैप्सूल की रिजिडिटी को निकालते हैं। ये जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच की क्रॉस लिंकिंग उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और इसके हेल्प से हम लोग ब्लूम स्ट्रेंथ की हेल्प से, ब्लूम या जेल स्ट्रेंथ की हेल्प से हम जेलेटिन के सेल की क्वालिटी चेक करते हैं। जिस तरह से पॉलिथीन है, दो पॉलिथीन एक ही साइज का है, एक बहुत आसानी तरीके से फट जाता है, दूसरा कई सारे वेट को कंटेन कर लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक में मॉलिक्यूलर वेट कम है और दूसरे में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगी तो उनके बीच की क्रॉस लिंकिंग उतनी ज्यादा होगी, और इसके बेस पे हम लोग जेलेटिन की क्वालिटी को चेक करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट है जेलोमीटर, और इस जेलोमीटर के हेल्प से हम, आप इस जगह इंस्ट्रूमेंट में ये देख पा रहे होंगे, जेलेटिन का सॉल्यूशन है और ऊपर से देखो ये नॉब आ रहा है, और इस तरह से जेलेटिन की क्वालिटी को हम लोग इजीली तरीके से चेक कर पाते हैं। और ब्लूम स्ट्रेंथ जो है 150 से लेकर 250 ग्राम के बीच में होगा। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की ऑब्वियसली है कि ब्लूम स्ट्रेंथ जो है कम होगी, 150 ग्राम के आसपास में होता है। लेकिन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है 200 से 250 ग्राम के बीच में। नॉर्मल स्टैंडर्ड है हमारा ये 150 से 250, सॉफ्ट का 150, हार्ड का क्या आ जाएगा 200 से लेकर 250 ग्राम के बीच में। ठीक है बेटा, ग्लियोमीटर है बेटा, सॉरी जेलोमीटर नहीं है ये, ग्लियोमीटर, एग्जैक्टली ग्लियोमीटर, ग्लियोमीटर है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एक GLEO ग्लियोमीटर, जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, जेलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ को चेक करने का काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको चेक करते कैसे हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। इसके पूरे प्रोसीजर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पूरे प्रोसीजर में टोटल 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हम, जेलेटिन के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। जो आप इस जगह पे डायग्राम में देख रहे हो, ये जेलेटिन का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरे प्रोसेस में हमारा ये प्लास्टिक प्लंजर होता है, और इसकी डायमीटर 0.5 इंच होती है, 0.5 इंच। ठीक है, जो ये जेलेटिन का सॉल्यूशन होता है 6.66, या आप इसको बोल सकते हो 6/2/3%, 6.6%, या बुक में 6/2/3% के आसपास होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से बॉइल्ड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और पूरी तरह से जेल फॉर्म में होगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, 17 आवर्स के लिए हम इसको सेटल डाउन होने दे देते हैं एट द 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हमने क्या किया, जेलेटिन का लिक्विड लिया, जेलेटिन के लिक्विड लेने के बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा 17 आवर्स तक का टाइम तक में हमने इसको सेटल डाउन होने के लिए दिया। क्लियर बेटा ना? प्लास्टिक प्लंजर का डायमीटर 0.5 इंच, 0.5 इंच का होगा। जेलेटिन का सॉल्यूशन है, पूरी तरह से हीट करके लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। इसका परसेंटेज जो होगा 6.66% के कंसंट्रेशन का होगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेटल डाउन करना है 17 घंटे तक, और जब ये सेटल डाउन हो जाएगा फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका क्या करेंगे बेटा, हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इस मेजरमेंट करने के लिए इस प्लंजर को हम ऊपर से प्रेस करते हैं, वेट है लगा हुआ, इस प्लंजर को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं अप टू द 4 mm, और इसको 4 mm तक अंदर आने में, आप देखोगे इस हाइट तक, जो ये हाइट है आपका 4 mm है, इसके ऊपर में हमने वेट दिया। वेट देने के बाद इसको 4 mm तक अंदर आने में जितना वेट लगा है ना, जितना वेट लगा, यही वेट हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ है। ब्लूम स्ट्रेंथ है the weight that is required to press the gelatin is up to the 4.5 mm of size 0.5 inch, that is called as the bloom strength या gel strength। प्लंजर मतलब ये डंडा है एक ऐसा टाइप का, प्लास्टिक का प्लंजर मतलब एक आप ऐसा मोटा सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लास्टिक का, जिसका डायमीटर 0.5 इंच का है। हमने क्या किया, जेलेटिन के सॉल्यूशन में उसको 17 घंटे तक हमने सेटल डाउन किया 10 डिग्री टेम्परेचर पे, और प्लंजर हमने डाला। ठीक है, पूरी तरह से सेट है जेलेटिन। वेट का अमाउंट जो लगेगा, जो उसको 4 mm तक उसको अंदर में डीप लेके जाए, 4 mm तक डीप, अमाउंट ऑफ वेट, जितना वेट इस पे हमको डालना है कि ये 4 mm तक जेलेटिन को डिप कर दे अंदर। देखो 4 mm, यही वेट हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ है। आया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बेटा समझ में सबको? कॉन्सेप्ट इसका बना, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जेलेटिन इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, और उन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ। जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं उस जेलेटिन के सेल का कुछ स्ट्रेंथ होता है,
तो किस तरह का जेलेटिन का कैप्सूल को इस्तेमाल, आप ही जरा सोचो ना, हम भी कहीं मार्केट में जाते हैं कपड़े खरीदने के, अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, मार्केट में जाओगे दिवाली में कपड़े खरीदने के लिए, आप ये कैसे बता देते हो छू के कि हाँ ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसी तरह से बेटा जरा सोचो कि कैप्सूल की अच्छी क्वालिटी का होना, कैप्सूल के सेल का अच्छी क्वालिटी का होना, उसका जेल स्ट्रेंथ अच्छा होना, उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ अच्छी होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कैप्सूल के सेल के लिए, क्योंकि स्टोमिक में जाना है, उसको डिसोल्यूट होना है, फाइनली उसको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, इसीलिए सारी चीजें अच्छी चाहिए। इसके लिए हमें तो पहले समझना होगा कि ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ होता क्या है। ब्लूम स्ट्रेंथ का एक ही मतलब समझो कि हम कैप्सूल के सेल की रिजिडिटी चेक कर रहे हैं, हार्डनेस चेक कर रहे हैं, और मैंने जैसा 2 पॉलिथीन का एग्जांपल दिया कि एक ही साइज का 2 पॉलिथीन है, एक बहुत ही कमजोर है, इजीली फट जाएगा, और दूसरा बहुत ही स्ट्रांग होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, दूसरे में मॉलिक्यूलर वेट कम है। मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी कोहेसिवनेस बहुत अच्छी है, उनकी क्रॉस लिंकिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए ब्लूम स्ट्रेंथ भी क्या होगा, हमारा अच्छा ही होगा। ठीक है, इसको ग्लियोमीटर से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। 150 टू 250 ग्राम इसका रेंज होगा। सॉफ्ट जेलेटिन का 150, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का ब्लूम स्ट्रेंथ जो है 200 टू 250 ग्राम तक होगा। अब इसको हम लोग डिटरमाइन करते कैसे हैं, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए हमने 4 स्टेप है। पहले जेलेटिन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दूसरा प्लास्टिक का पंजर लेके आएंगे, मेजरमेंट करेंगे और ब्लूम वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। जेलेटिन का सॉल्यूशन लिया, इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17 घंटे तक में सेटल डाउन किया, कूल कर दिया। कूल करने के लिए एक 0.5 इंच का प्लंजर हम इस पे रखेंगे और इसके ऊपर में एक वेट डालेंगे। अमाउंट ऑफ द वेट जो इसको 4 mm तक अंदर तक लेके चला जाए। मान लो हमने 1 ग्राम डाला, कुछ भी नहीं हुआ, 2 ग्राम डाला, कुछ भी नहीं हुआ, 3 ग्राम डाला, हिलना शुरू हो गया, 5 ग्राम डाला तो 4 mm तक अंदर आ गया, मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा वही 5 ग्राम के आसपास होगा। आया समझ में? मॉलिक्यूलर वेट किसका? जेलेटिन का मॉलिक्यूलर वेट। जेलेटिन ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा हम लोग कैप्सूल की सेल बनाने के लिए। क्या कर रहे हैं? कैप्सूल की सेल को बनाने के लिए जेलेटिन ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट होगा किसका? जेलेटिन का। ठीक है, चलो अविनाश, इफ्लोरेसेंट और डेलिक्वेसेंट मटेरियल के बारे में पहली 2 क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किया गया हुआ है। तो पीपीएम मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। आया समझ में? देवी सिंह सर ये 4 mm तक ही क्यों? बेटा ये स्टैंडर्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा या कोई और नहीं बोल रहा, इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ है ये कि इतने तक में लाने पे जो वेट लगेगा वही ब्लूम स्ट्रेंथ है। दिस वन इज ए स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है। हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट होगा, आप बोलेंगे 15 मिनट ही क्यों होगा, तो इसका क्या जवाब है? तो इंडियन फार्माकोपिया में सारे स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करके हमने बोला कि ये 4 mm तक आ गया मतलब अच्छा ब्लूम स्ट्रेंथ होगा, अच्छी क्वालिटी होगी। शहद को लेके आप ऐसे करके हाथ में ये निकाल के देखते हो और ऐसे करके चाशनी आती जाती है तो बोलते हैं अच्छी क्वालिटी है भैया इसकी। दैट वन इज ए स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड 4 की जगह ये 10 हो जाता तो ब्लूम स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता। तो ऑलरेडी पहले से मानक जो है, इसका पैमाना जो है, हमने बोला 4 mm तक जाएगा तो क्वालिटी अच्छी रही होगी, तो इसी को स्टैंडर्ड बना के दिया और हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर बेटे ना? 150 to 250 ग्राम bloom value, the weight required to press the gelatin is called as it bloom strength। बेटा इतने आसान शब्दों में बताया है, किताबों में जाके पढ़ना। अगर तुम्हें भरोसा ना हो मेरी बात पे तो लेकमैन की बुक ही उलट लेना या कोई किताब भी उलट लेना, थ्योरी भी लिखा हुआ आएगा, समझ ही नहीं आएगा कि है क्या ये चीज। इसको बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने 4 स्टेप में तोड़ के बता दिया। अब इसमें भी नहीं समझोगे तो मैं क्या बताऊं। एक सॉल्यूशन लिया जेलेटिन का, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17 घंटे तक सेटल किया, प्लंजर लिया, वेट बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ द वेट जो इसको 4 mm तक लेके चला जाए वही उसका ब्लूम वैल्यू है ना। इसमें समझने का ऐसा क्या है, बहुत ईजी है ये। और ऐसी क्वालिटी ऑफ द अगर जो प्रेस होके होता है ये 4 mm अच्छी क्वालिटी की होती है, और दिस वन इज द स्टैंडर्ड। आगे समझ में? चलो अब आते हैं बेटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और आयरन कंटेंट। ठीक है, विस्कोसिटी के लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग इस जगह परफॉर्म करते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें 6% ऑफ द जेलेटिन सॉल्यूशन को 60 डिग्री टेम्परेचर में डाल के उसका मॉलिक्यूलर चेन लेंथ को हम लोग क्या करते हैं,
मेजरमेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड जो हमारा जो विस्कोसिटी का जो रेंज है 25 टू 45 मिलीपॉइस होगा, और अगर जेलेटिन हमारा लो विस्कोसिटी का होगा तो ऐसे कंडीशन में 25 टू 32 मिलीपॉइस। और ब्लूम स्ट्रेंथ विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया, अगर विस्कोसिटी कम हो रही है ना, मान लो कि हमने क्या बोला कि हनी जो है कम विस्कस है, इसका क्या मतलब हुआ, और हाई विस्कस है, इसका क्या मतलब, हाई विस्कस मतलब हुआ बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में है, लेस विस्कस मतलब क्या हो गया, वो वाटरी फॉर्म में होगा। तो 25 टू 32 मिलीपॉइस हाई ब्लूम स्ट्रेंथ, 180 से लेके 250 ग्राम जेलेटिन। ऐसे जो जेलेटिन होते हैं लो विस्कोसिटी और हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाले, इनका इस्तेमाल जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, और उसकी ये प्रिपरेशन मेथड भी है। आयरन कंटेंट जो है 15 ppm हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, कैप्सूल की सेल को टेनिसिटी जो है और भी ज्यादा इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाइए। Cohesive strength of the cross linking that occurs between the gelatin molecule is a measure of viscosity, bloom strength, crushing strength, none of the above. आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? That one is the bloom strength. Molecular chain length is the measurement of viscosity, bloom strength, crushing strength, none of the above. Molecular chain length is the measurement of viscosity, bloom strength, crushing strength, या none of the above. तो molecular chain length is the measurement of bloom strength. ठीक है, चलो अगले पार्ट पे आते हैं। The required range of the bloom strength of the gelatin is 250 to 500 ग्राम, 150 to 250, 100 से 200, 150 से 350। बनाइए जल्दी से। The required range of the bloom strength, तो आंसर क्या हो जाएगा, 150 से लेकर 250। नेक्स्ट आते हैं, the measured range of viscosity for the gelatin in the preparation of the capsule 25 to 45 millipoise, 25 to 45 centipoise, 25 to 45 poise, 5 to 25 millipoise। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 to 45 millipoise। जो भी क्वेश्चन है उसी से डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। Gelatin used in the manufacture of the soft gelatin capsule should not contain more than dash of iron। कितने परसेंट आयरन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ppm, 25 ppm, 15 ppm या 100 ppm। आंसर क्या हो जाएगा, 15 ppm। द यूनिट used to express the bloom strength is, the unit used to express the bloom strength is, इजीली है, सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग बेस एड्सॉर्प्शन। छोटा सा टॉपिक है, इसको डिटेल से मैं कल बताऊंगा या अगली क्लास में। आज हम लोग जस्ट इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेस एड्सॉर्प्शन को रियल में समझते हैं? आता है सबको समझ में कि बेस एड्सॉर्प्शन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द बेस एड्सॉर्प्शन? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है कि बेस एड्सॉर्प्शन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द बेस एड्सॉर्प्शन? सर विस्कोसिटी, ठीक है, सो देखते हैं अगले दिन इसको, क्वेश्चन को अभी पीछे जा चुका है, डिस्कशन कर लेंगे। विस्कोसिटी, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ जो है दैट इज डिटरमाइन द विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। बेस एड्सॉर्प्शन कितने लोगों को समझ में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेस एड्सॉर्प्शन? आता है समझ में? चलो बहुत ही आसान से शब्दों में समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेस एड्सॉर्प्शन। मान लो आपके पास एक कैप्सूल है, ठीक है, और इस कैप्सूल के अंदर में आपको 1 ग्राम सॉलिड फिल करना है। ध्यान से सुनना, फिर से ध्यान से सुनिए बेटा, पुरानी चीजों पे मत जाओ बेटा, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस जगह से। बेस एड्सॉर्प्शन आपसे छूट जाएगा। मेरे पास में एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर मुझे 1 ग्राम सॉलिड को फिल करना है, 1 ग्राम सॉलिड मटेरियल। इस सॉलिड मटेरियल के मिक्सचर को बनाने के लिए हमें इसके साथ में लिक्विड बेस को ऐड करना होता है। मान लो इस कैप्सूल के अंदर में सीधा सॉलिड मटेरियल हम फिल नहीं करते हैं, इस सॉलिड मटेरियल के साथ हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड बेस को भी ऐड करते हैं ताकि एक इनकैप्सुलेटेड मिक्सचर बन सके, और इसी को हम लोग बेस एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। इट मींस 1 ग्राम सॉलिड को
कैप्सुलेटेड मिक्सचर में बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ द ग्राम लिक्विड बेस की जरूरत है, दैट इज नोन एज द बेस एडसॉर्प्शन। फिर से सुन लो, एक कैप्सूल है, इसमें मुझे 1 ग्राम सॉलिड को फिल करना है। आप इसको डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होता है, लिक्विड बेस को ऐड करना होता है ताकि हम इनकैप्सुलेटेड मिक्सचर तैयार कर सके। और जब जितने अमाउंट ऑफ द ग्राम ऑफ द लिक्विड बेस इसमें ऐड किया जाता है, इसी को हम लोग बेस एडसॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा गया होगा, बिकॉज सॉलिड मटेरियल कंप्लीटली वेटेड होने चाहिए, और अगर वेटेड हो जाएगा तब तो जाके अच्छी सॉलिबिलिटी बन पाएगी। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर में ऑयली सस्पेंशन, ऑयली लिक्विड सॉल्यूशंस है, इन सबको फिल करते हैं, है ना। सस्पेंशन को फिल नहीं किया जाता, इमल्सन को भी फिल नहीं किया जा सकता। आपने अगर कहीं ऑप्शन में प्रीवियस में वो देखा होगा, एक क्वेश्चन भी था जिसमें इमल्सन सस्पेंशन में दोनों दिया हुआ था, तो इमल्सन सस्पेंशन जो है वो दोनों के दोनों जो है गलत होंगे, क्योंकि इमल्सन में भी हमारा वाटर है और सस्पेंशन भी बन रहा है तो उसमें भी वाटर है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ द मटेरियल जो हम लोग इसमें फिल करेंगे, इसके लिए जो नंबर ऑफ द ग्राम लिक्विड बेस की जो जरूरत है, जो एक इनकैप्सुलेटेड मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नोन एज द बेस एडसॉर्प्शन। ठीक है, आगे समझ में, इसको और भी डिटेल में अगली क्लास में स्टडी करेंगे, मिनिम के बारे में भी बताऊंगा, और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फाइनली कैप्सूल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। कैप्सूल प्रिपेयर होने के बाद अब हम स्टडी करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द कैप्सूल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, चलो, थैंक यू।